अच्छा देख रहा हूँ, फोन काट तभी तो देखूंगा, फोन काट तभी देखूंगा। बेटा हमने चैप्टर शुरू किया था, सुनिए, हमने चैप्टर शुरू किया था कौन सा? सेकंड, इंडियन इको में। तो मैंने कुछ समझा दिया था क्या? थोड़ा बहुत। अब मुझे समझाना था किससे? आपके क्या नाम है, बुक से, अंडरलाइन कराते हुए। तो ध्यान देना, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस चैप्टर में, अभी फिलहाल के लिए एक बार दोबारा पढ़ेंगे फिर बाद में। बड़ा चैप्टर है। चलिए, इंडियन इको एक बार मैं समझा चुका हूं, मुझे थोड़ा सा बुकिश पढ़ाना है। सबसे पहले एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, किसके काम आएगी? एमसीक्यू के काम आएगी। किसके? एमसीक्यू के। Economic system refers to an arrangement by which central problem of an economy are solved. No, sir. Economic system refers to an arrangement by which central problem of economy are solved. दूसरा, सेंट्रल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आया भी बंद मारकर, तो आपको पता है क्या है तीन सेंट्रल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब अगला नंबर वन मार्कर के काम में ज्यादा आ सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन विच इज मीन्स फॉर प्रोडक्शन, विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाई प्राइवेट सेक्टर। बता चुका हूं, इसका मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था, अमेरिका, यूएसए। यहां पर सारा प्रोडक्शन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। यहां पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। प्राइस मैकेनिज्म हम किसे कहते हैं? मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को कहते हैं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट। तो वो क्या बनाएगा? जिसमें से प्रॉफिट हो। किस टेक्निक से बनाएगा? उस टेक्निक से जहां से प्रॉफिट ज्यादा हो। किसके लिए बनाएगा? जो उसे पेमेंट करने की पेइंग कैपेसिटी रखता हो। तो यहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो किसके थ्रू लिया जाता है? सब प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। लिखा भी है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं वन मार्कर के लिए। सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को हम एक और नाम देते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या नाम देते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। वन मार्कर के लिए है, थ्री मार्कर के लिए क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आ रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं हम? जहां पर सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में है? सरकार के। किसके कंट्रोल में? सरकार के। अच्छा, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना या वेलफेयर? तो यहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है ना, वो कंट्री की रिक्वायरमेंट को देखकर होता है, ना कि प्रॉफिट को देखकर। क्योंकि सरकार प्रोड्यूस कर रही है तो यहां पे प्रोडक्ट सस्ते होते हैं पर क्वालिटी जनरली घटिया होती है। तो यहां पर जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू सॉल्व की जाती है? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी। सेंट्रल प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व की जाती है? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी। क्लियर है? वन मार्कर के लिए ये भी, थ्री मार्कर के लिए नहीं है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं सोशलिस्ट इकोनॉमी का, तो इसका एक एग्जाम्पल बनता है चाइना, रशिया। पर चाइना आपके लिए बेहतर एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर के हमें एंड में एक चैप्टर भी पढ़ना है। मिक्स इकोनॉमी, इंडिया। अब बताओ, इंडिया में प्रोडक्शन सारा सरकार करती है, सारा प्राइवेट सेक्टर करता है, या दोनों करते हैं? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में सारे रिसोर्सेज को बांटते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बस जस्ट ध्यान क्या रखना है? प्राइवेट सेक्टर किस बात को ध्यान में रख के काम करता है? प्रॉफिट को।
और गवर्नमेंट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर जो चीजें बेचेगा वो महंगी होंगी पर क्वालिटी में अच्छी होंगी, और गवर्नमेंट सेक्टर जो भी चीजें बेचेगा वो सस्ती होंगी पर क्वालिटी में डाउन होंगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है किसके लिए? सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। 1 मार्कर के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आदित्य, नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ या चुप बैठ जाओ, बिल्कुल यहां पे ध्यान दो बस। अभी भी जो 3 मार्कर या बड़ा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, अभी भी 1 मार्कर की काम है। यहां भारत के अधिकतर लीडर क्या चाहते थे? कौन सी इकोनॉमी हो? ठीक है। कुछ लोग चाहते थे कैसी इकोनॉमी हो? पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं थी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए पूरी तरीके से भारत तैयार नहीं था, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जहां लोगों को फ्रीडम हो। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेटा लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती। जो सरकार बना देगी वो खरीदना पड़ेगा, जैसा बना देगी वैसा खरीदना पड़ेगा। तो क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी हम लगा नहीं सकते थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं थी, तो हमने कौन सी इकोनॉमी चुनी? तो इंडिया एडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी। इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी चुनी? मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी का मतलब मैं बता चुका हूं, जहां पर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शेयर किए जाते हैं अमंग्स किस किस के बीच में? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कह दो। ये भी 1 मार्कर में बनता है। 3 मार्कर क्वेश्चन अभी जो आएगा मैं बताऊंगा। अब एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बनता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन बाय कॉन्शियस डिसीजन ऑफ डिटरमाइनिंग अथॉरिटी। एक कम इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्या है यहां पर? एक एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसी महाबैलोनिश इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। यह क्वेश्चन सीयूटी में भी कई बार आ चुका है, तो यह क्वेश्चन बोर्ड में भी एक्सपेक्ट रहता है 1 मार्क में। ठीक है, किसमें? बोर्ड में भी। अब सुनिए, एक लाइन और अंडरलाइन करो। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में पास हुआ था। दूसरा, इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950। यह क्वेश्चन भी बनता है। इसका चेयरपर्सन कौन था? प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी एक्सपेक्टेड होता है एग्जामों में। ठीक है, अभी तक सब 1 मार्कर के लायक है। जहां शुरू होगा 3 मार्कर में वहां उसकी बात करूंगा बेटा। तो प्लानिंग कमीशन कब सेट किया गया था? 1950। चेयरपर्सन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे वो? प्राइम मिनिस्टर। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948 में। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग के लिए पीरियड कितना तय किया था? 5 ईयर, जिन्हें हम क्या कहते थे? 5 ईयर प्लान। कोई डाउट है? अब प्लानिंग कमीशन क्या भारत में अब भी मौजूद है? हाँ जी, क्या प्लानिंग कमीशन अब भी भारत में मौजूद है या नहीं? नहीं, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन किससे रिप्लेस हो गया है? नीति आयोग के द्वारा। प्लानिंग कमीशन नो मोर इज इन एग्जिस्टेंस। इसकी जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग। क्या आ गया इसकी जगह? नीति आयोग। ये सब 1 मार्कर बनते हैं, कोई 3 मार्कर इसमें से नहीं बनता, ना बन सकता है। अब यहां से शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्नली 3 मार्क्स। अगर
कभी कभी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि 6 मार्क्स में पूछ लें, पर मिनिमम 3 मार्क्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या थे? अच्छा, पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? ये 1 मार्कर के लिए ध्यान रख लेना। 1951 से लेकर 31 मार्च 56 तक ये पहला 5 ईयर प्लान था। और 5 ईयर प्लान के 4 बेसिक गोल क्या थे? वो ये रहे आपके सामने। पहला, ग्रोथ। ये हमें पढ़ना है, 3 मार्कर या बड़े क्वेश्चन को ध्यान में रख के। ग्रोथ किसे कहते हैं बेटा? आपका शरीर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये ग्रोथ कहलाएगी। यहां पर हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक का शरीर क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब देश में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, अब सपोज करो, एक सेकंड, मेरे पास 30 चेयर हैं, पिछले साल यहां पर 20 बच्चे थे, इस साल यहां 30 बच्चे हैं, तो ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो मैं पिछले साल भी 30 कर सकता था। ग्रोथ कब है? जब मेरी प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़े। हेलो, हाँ बेटा, बोल बेटा, बोल। नहीं, अभी 5 वाली करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सुने अब। तो ग्रोथ मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। अब प्रोडक्शन किस चीज का होता है? गुड्स या सर्विस का। तो गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन बढ़ने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। तो पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पहला क्या है? पहला 5 ईयर प्लान में पहला गोल क्या है? ग्रोथ एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। ग्रोथ किसे रेफर कर रही है? ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री। सही है। ग्रोथ इंप्लाइज, ग्रोथ में क्या क्या आता है भैया? स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब मशीनों का। सपोर्टिंग सर्विस की ग्रोथ, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? एग्जांपल, इंश्योरेंस, पावर सेक्टर, ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर है। और इसके अलावा इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टेक्निक का सुधरना, ये भी सब क्या है? ग्रोथ है। कोई डाउट है? अब ग्रोथ के अंदर ही, ग्रोथ जनरली हम मेजर किससे करते हैं? जीडीपी से। पिछले साल से जीडीपी अगर इस साल बढ़ जाए तो यानी कि ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब मैंने दूसरी डेफिनेशन बोल दी है, आप ये लिख दो चाहे वो लिख दो। अच्छा, एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। डैश कंपोजिशन रेफर टू नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिफरेंट सेक्टर। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, ये 1 मार्कर के लिए। ये किसके लिए? 1 मार्कर। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। तो भैया मॉडर्नाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग अपनी बात बताएं पहले मुझे। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पेपर है सिर्फ। फिर ये चैप्टर दोबारा से जून में स्लो स्लो पढ़ेंगे, मतलब जून में कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, जो फास्ट पढ़ा है उसे स्लो से पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, अकुल जी, मॉडर्न से क्या मतलब समझते हैं आप? नई टेक्नोलॉजी को अपनाना मॉडर्न मॉडर्न सोच है। और अच्छा, अगर हम जो है पुराने पारंपरिक कपड़े छोड़ करके नए अंग्रेजी कपड़े पहने तो क्या ये भी मॉडर्नाइजेशन है? ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि क्या नाम है? मॉडर्न बन जाना बजाय देसी रहने के, आउटडेटेड। यही है? ये बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है बदलाव। कैसा बदलाव? केवल और केवल टेक्निक का बदलाव नहीं, सोच का भी बदलाव।
जैसे पुराने जमाने में जनरली क्या सोचा जाता था कि लड़कियों की भैया शादी कर देंगे वो हाउसवाइफ बन के रहेगी, वो प्रोडक्शन में देश के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में कुछ सब रोल नहीं निभाएंगी। ठीक है, ये सोच गलत थी। तो इस सोच से बाहर आना ये भी मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन क्या है? तो पुरानी सोच क्या है? जात पाती का भेद, इस सोच से बाहर आना ये भी मॉडर्नाइजेशन है। और पुराने कुरीतियों को छोड़ करके नए नियम अपनाना ये भी मॉडर्नाइजेशन है। और नई टेक्निक अपनाना ये तो मॉडर्नाइजेशन है ही। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन कहीं वाइडर है उससे जितना आप समझते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल नई टेक्नोलॉजी अपनाना नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई सोच लाना भी होता है, प्रगतिशील होना, यानी कि दिमाग से क्या होना, वाइडर होना, मतलब एक तरीके से अपनी सोच को बड़ा करना। सही है? देखो, मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड क्या क्या आता है इसमें? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक आता है। अब मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्निक। तो जैसे पहले हाथों से अकाउंट बनाए जाते थे, अब कंप्यूटर से बनाए जाए। भाई आप कॉमर्स के बच्चे हो तो मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन है। पहले जो चीजें भाई हैंडमेड होती थी, अगर वो मशीन मेड हो तो ये भी मॉडर्नाइजेशन है। किसान पहले बैलों का इस्तेमाल करते थे, अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें, वो भी मॉडर्नाइजेशन है। ठीक, इसके अलावा चेंज इन सोशल आउटलुक, मतलब अपनी मानसिक सोच बदलना। Modernization also require a change in social outlook such as gender empowerment और providing equal right to women। वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों को हिस्ट्री झूठी पढ़ाई जाती है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पुराने लोग मॉडर्न नहीं थे। अगर ऐसा नहीं होता तो रानी लक्ष्मीबाई रानी कैसे बनती? पहले कई सारी ऐसी लेडीज थी जिन्होंने राजपाट भी संभाला था। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुरानी सोच मॉडर्नाइज नहीं थी। ये हमें इतिहास इस तरीके से घुमाकर पढ़ाया गया है बेटा कि हम ये सोचते हैं कि पुराने लोग लड़कियों को दबाकर रखते थे। ठीक है ना? पर जो है अब सो है। ए सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पेरस इफ इट मेक यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन ऑल्सो। अब एक बात सोचो, एक आदमी अगर पढ़ता है तो उसके पढ़ने का फायदा कितने जनों को मिलता है? उससे मिलता है या थोड़ी सी अर्निंग कैपेसिटी को। लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसका फायदा ज्यादा लोगों को मिलता है। कैसे? पहले तो वो खुद भी जॉब कर सकती है, कमाई वो भी कर सकती है। दूसरा, अरे बच्चों को भी तो पढ़ाएगी वो अपने, फिर तो यानी कि उसने पढ़ाई का इस्तेमाल। भाई आपकी मम्मियों ने कभी ना कभी आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पापा कहां इतना टाइम दे पाते हैं? मम्मी जॉब करती है तो भी घर का आके खाना बनाती है, पापा बनाते हैं कभी? नहीं ना। तो यही सोच तो मैं कह रहा हूं कि भाई वुमेन्स को इतना कमजोर क्यों मानना, उससे बाहर निकलना। अब सेल्फ रिलायंस, इस शब्द का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कोई मुझे बताओ इस शब्द का क्या मतलब समझता है? देखो बेटा, एक शब्द होता है सेल्फ डिपेंडेंट और एक होता है सेल्फ रिलायंस। पर डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ सफिशिएंट, और एक शब्द होता है सेल्फ रिलायंस। आप में से कितनों के फादर या मदर सेल्फ सफिशिएंट है, जो अपना हर काम खुद करते हैं, उन्हें जीवन में किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर खाना खाना है तो गेहूं भी खुद उगाएंगे, पीसेंगे भी खुद, रोटी भी खुद बनाएंगे, सब्जी खानी है तो सब्जी भी खुद उगाएंगे। क्या ऐसा कोई इंसान है धरती पे? क्या ऐसा कोई देश है? तो बेटा सेल्फ सफिशिएंट इज ए डिफरेंट टर्म और सेल्फ रिलायंस इज ए डिफरेंट टर्म। सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंस में फर्क होता है। हम यहां पे बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस की, अपने ऊपर निर्भर, यानी कि अगर मैं इतना अच्छा कमाऊं कि मुझे जो भी जरूरत है मैं पैसा देके पूरी कर सकूं, तो मैं सेल्फ रिलायंस हूं। और सेल्फ सफिशिएंट क्या होता है? मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। अरे भैया ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं ही हूं, टीचर हूं, अरे तो मुझे भी तो
लैपटॉप दूसरे का खरीदना पड़ा अगर पढ़ाना है तो, या पेन या व्हाइट बोर्ड, या मैं वो सब चीजें भी खुद ही बना रहा हूं, ऐसा है क्या? नहीं। तो थर्ड मेजर ऑब्जेक्ट, अभी मैं फिर बोल रहा हूं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, जून में इन्हीं चैप्टरों को थोड़ा स्लो करके पढ़ाऊंगा केस स्टडीज के साथ। अभी पेपर है सिर्फ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं, ठीक है बेटा कुल जी? बाद में स्लो पढ़ाऊंगा जून में, मतलब मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा, जो अब तक पढ़ाया उसको थोड़ा आराम से रिकॉल कराऊंगा। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना, उधार नहीं मांगना। इन अदर वर्ड इट मींस डेवलपिंग थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। ठीक है बेटा? The goal of self-reliance was given highly priority in first 7 5-year plan। कितने? पहले 7 5-year प्लान में, पहले 7 5-year प्लान के अंदर सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस थी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस कंसिडर एज नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला, भाई विदेशों से डिपेंडेंट होना कम होना, मतलब पहले भारत हर चीज के लिए विदेशों पे निर्भर था कि भैया उधार दे दो, उधार में गेहूं दे दो, ये दे दो। तो क्या है, ऐसे आदमी की क्या वक्त होती है? देख लो पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को कोई भी देश वैल्यू देता है? अरे छोड़ो और देशों को, तो मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देती। दुबई में बताओ, उनके प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतार के चेकिंग कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये देश हर चीज के दूसरों पे निर्भर थे। तो अगर हम ऐसी निर्भरता के साथ अपने देश को बढ़ाएंगे तो कभी हमारा देश वर्ल्ड में कहीं पर भी कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। तो क्या जरूरी है कि दूसरों पे जब हम डिपेंड ना हो तो दूसरा वाला आदमी हमें क्या देता है? वैल्यू देता है ना? एज इंडिया वॉज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, it is necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food। शुरुआत में तो गेहूं भी विदेश से आता था, और गेहूं भी पता है मैं वो कौन सा देते थे? कोई लाल गेहूं होता है जो वहां का सड़ा हुआ खराब वेस्ट गेहूं कहलाता था, जिसे वो लोग जानवरों को भी नहीं गिरते थे कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। ऐसा गेहूं भारत को वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, भारत ऐसे गेहूं को इंपोर्ट करके खाता। दूसरा, अब एक बात बताओ, सुनो, कोई पर्सन मुझसे बार बार मेरे ऊपर डिपेंड है हर चीज के लिए, मुझसे कभी उधार ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी कुछ, तो आपको लगता है वो अपना जीवन अपनी मर्जी से जीता होगा या मेरी उंगलियों पे नाचता होगा? तो मेरी इंटरफेरेंस उसमें बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब पाकिस्तान बेचारा, कहने को ईरान का देश है, साथ देना पड़ रहा अमेरिका का। क्यों? अमेरिका से उधार इतना ले रखा है ना? तो जब हम फॉरेन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो बेटा वो लोग हमारे हर डिसीजन में इंटरफेरेंस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो लोग टांग ना अड़ाएं हमारे किसी भी डिसीजन में, तो जरूरी क्या है? हम उन पे पहले डिपेंड होना बंद कर दो। इट वाज feared that dependent on imported food supplier, foreign technique और foreign capital may increase foreign interference। अब सुनो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पर ये एग्जांपल गलत वे में मत लेना। आज आप लोग अपनी सभी जरूरत के लिए किस में निर्भर है? मम्मी पापा पर। तो आप अपनी मर्जी से कायदे में फोन भी यूज कर सकते हैं उनके सामने? नहीं, वो फोन देखते हैं, कहते हैं ये क्यों देख रहे हो, इसे बंद करो। ऐसा क्यों? डिपेंडेंट है। कल आप लोग अच्छी जॉब करने लगे, 2 2.5 3 लाख रुपए महीना कमाने लगे, क्या मम्मी पापा आपसे हर चीज में फिर आपके वो कहेंगे कि ये काम करो, ऐसे मत करो? नहीं, बस वो क्या कहेंगे, बेटा इसकी जरूरत है, ये काम करते हैं। ऐसा ही है ना? तो जब डिपेंडेंस कम होती है तो इंटरफेरेंस भी क्या होती है बेटा? कम होती है। इक्विटी, अब इक्विटी का मतलब बहुत लोग सोचते हैं सब लोग बराबर हो जाए। अच्छा, कितना अच्छा हो अगर भारत में हर आदमी बराबर अमीर हो जाए, हर आदमी 5 करोड़ का मालिक बन जाए, ठीक है, सब आदमी पर बराबर संपत्ति हो, तो ये अच्छा होगा बुरा होगा? ये भारत देश के लिए बहुत 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 बुरा होगा। लेबर कहां से लाओगे भाई? छोटा काम किससे करवाओगे? है कोई आदमी जो आपके छोटे काम को परफॉर्म करके दे पाएगा? नहीं।
जब छोटे बड़े का बिल्कुल भेद नहीं रह जाएगा तो कोई भी आदमी किसी के अंडर काम क्यों करेगा? सोचा आपने? ऐसा देश कभी ग्रोथ नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आई थी फ्लॉप पिक्चर, पर मुझे मजा आते हैं देखने में, वो गॉड तुसी ग्रेट हो, सलमान खान की पिक्चर थी। उसमें सलमान खान को भगवान से शिकायत होती है कि भाई तुम सबकी नहीं सुनते, मैं भगवान होता तो मैं सबकी इच्छा पूरी कर देता। अब होता क्या है, भगवान उसे एक दिन के लिए भगवान बना देते हैं। अब वो सबकी इच्छा पूरी कर देता है। सबसे पहले उसकी बहन को लेकर उसका पड़ोसी भाग जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी। पता लगता है कि जो बैंक में डकैत आए, बैंक की डकैती हो, क्योंकि डकैतों की इच्छा थी कि मैं बैंक डकैती कर पाऊं। मतलब भैया सबकी इच्छा पूरी कर दोगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। ऐसे ही हर इंसान बराबर हो जाएगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो यहां पर इक्विटी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सबकी अर्निंग कैपेसिटी एक समान है। यहां पर इक्विटी का मतलब है कि हर इंसान इतना कमा सके कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर सके। सही है? यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मेडिकल, वो अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सके, वो इतना कमाए। ये नहीं है इसका मतलब कि हर इंसान बिल्कुल बराबर कमाए। ऐसा दुनिया का कोई देश है जहां हर इंसान बिल्कुल बराबर कमाता हो? ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा देश होगा तो बर्बाद हो जाएगा। वहां काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, मैन पावर ही नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा, है ना? तो इक्विटी का मतलब है यहां पर इंप्रूव करना काइंड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। जैसा हम जीवन जीते हैं उस लिविंग स्टैंडर्ड से बेहतर होना, ये इक्विटी है। सही है? सो दैट इट इज एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी अवेलेबल टू ऑल। मतलब जब कंट्री ग्रो करे तो सबको कुछ ना कुछ फायदा हो, गरीबों को भी फायदा हो और कुछ अमीरों को भी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सब लोग एक बराबर हो जाए। ठीक है? एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हर बेसिक नीड। इक्विटी का मतलब क्या है कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकें। अब पुराने जमाने में बेसिक नीड में 3 चीजें आती थी, रोटी, कपड़ा, मकान। अब आती है 5, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और हेल्थ। सही है? स्वास्थ्य। एंड इनइक्विटी का मतलब होता है कि भाई गरीब इतना गरीब है कि वो अपना रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं कमा पा रहा, और अमीर इतना अमीर है कि वो वेस्टेज करे। ठीक है? इक्विटी ना होने का मतलब ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि बराबर होना है। इन शॉर्ट इक्विटी का मतलब क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा देना समाज। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अगर मुझसे कोई शर्त लगाना चाहे तो लगा लो। है किसी के दिमाग में ऐसी इच्छा कि मुझसे शर्त लगाएं कि एग्जाम में नहीं आएगा ये 100% एग्जाम में आएगा, ये गारंटी से कह रहा हूं मैं। ठीक है? वेदांश कहां है? अच्छा है? हर पेपर में आने की उम्मीद है इस साल, फाइनल में भी और जो फर्स्ट ड्यूटी वगैरह टर्म होंगे। अब सेकंड, अब देखो भारत आजाद हो गया, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। अब मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? लोगों का जीवन स्तर सुधारना। तो पहले किस पे ध्यान दिया गया? सबसे पहले हमारे देश की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? एग्रीन इकोनॉमी थी। तो सबसे पहला फोकस जो करा वो करा गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ दे दें तो भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 80% लोग किससे लिंक्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 80% लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। सही है? इसी सोच के साथ सबसे पहला उद्देश्य था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। पर भैया किसी भी सेक्टर, अब जैसे सपोज करो तुम में से किसी के माँ बाप मेरे पास आए, कहें जी भाई साहब इस बच्चे के 2 महीने बाद एग्जाम है, इसे पास कराना है। अरे पहले तुम्हारे बारे में जान तो लो, तुम्हारे में बुद्धि कितनी है, या कमी क्या है, कहाँ गलती करते हो, क्यों परेशानी है, क्यों समझ नहीं आता, तभी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ स्टेप ले पाऊंगा इम्प्रूव करने के, या बस आते ही काम कर दूंगा, हो जाएगा शुरुआत। ऐसा नहीं। तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर सुधारना है तो पहले ये तो जान लो सुधार कहां करना है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में
क्या प्रॉब्लम है, जब तक ये नहीं जानोगे उसकी फीचर, उसकी प्रॉब्लम, तब तक आप एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए स्टेप कहां से लोगे? किस चीज को सुधारूंगा मैं जब तक मुझे यही नहीं पता कि कमी क्या है ना? क्यों नागर साहब? तो सबसे पहले कमी जाननी जरूरी है। कमी जानोगे तभी आप उस कमी को दूर करने के लिए क्या ले पाओगे? स्टेप्स ले पाओगे। तो ठीक है भैया, सबसे पहली लो प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ा भी था स्टैग्नेशन में कि भैया हमारे देश में खेती की जमीन का उतने अच्छे से यूज नहीं हो पाता जितना बाकी और कंट्री में होता है। यानी बाकी और कंट्रियों में अगर ए सेम पीस ऑफ लैंड जितना प्रोडक्शन करने में पॉसिबल है, सक्षम है, हमारे देश में उसी सेम पीस ऑफ लैंड से बहुत कम प्रोडक्शन होता है। तो यानी कि जब हम सोचते हैं कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करना है तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, है ना? तभी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था बेटा। अगर हमें यह पता ही नहीं होती हमें करना क्या है तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाते क्यों? तो इसका मेन मोटिव, पहला मोटिव कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसके लिए नॉलेज देनी पड़ेगी, उसके लिए टेक्निक बदलनी पड़ेगी। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब समझते हो आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का? रचित बेटा मेरी बात सुनो, फोन नहीं। हाँ जी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से आप लोग क्या मतलब समझ रहे हैं बताएं? सुनो एक सेकंड, मेरे दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, ठीक है? अब मैं गांव में एक किसान हूं और मेरा एक छोटा सा खेत है 2 बीघे का। तो मैं और मेरी वाइफ उस पर खेती करते हैं और हमें किसी तीसरे की जरूरत महसूस होती नहीं है, हम क्योंकि छोटा सा खेत है हम खुद ही काम कर लेते हैं। अब होता क्या है, बच्चे मेरे बड़े हो जाते हैं, गांव में रहते हैं, गांव में और कोई काम तो मिल नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई ज्यादा करी नहीं है यार। हेलो, अरे सुन लो मेरी बात अब। हाँ जी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अब मेरे दोनों बच्चे भी गांव में रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई नहीं और कोई रोजगार है नहीं, तो मैं उन्हें भी अपने साथ खेत पे बुला लूं। अब जरूरत कितनी है खेत पे और काम कितने कर रहे हैं? अब यार एक बात तो बताओ, 2 जनों की जरूरत में 4 जने जबरदस्ती लगा भी दोगे तो क्या खेत पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? तो उन 2 एक्स्ट्रा लोगों के आने से क्या कोई प्रोडक्शन में फर्क पड़ा? तो दुनिया को दिखेगा कि वो 2 लोग काम करते हैं, पर एक्चुअली में उनके काम करने से या ना करने से कोई फर्क। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब दिख तो रहा है आदमी रोजगार कर रहा है पर उसके रोजगार करने से कोई न्यू एडिशन नहीं हो रहा है। सही है? ये खेतों की बहुत बड़ी समस्या है गांव की, और इसी बात को ध्यान में रख करके इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा? इसका सॉल्यूशन ढूंढा डाइवर्सिफिकेशन। है ना आगे टॉपिक ये? इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा जाएगा? इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। यही सब तो आगे जाके हमारे टॉपिक बन जाएंगे भाई, यही सब तो हमारे क्या बन जाएंगे? टॉपिक बन जाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम समझ लो तो सॉल्यूशन उसके बाद ही तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हम बचपन से भी ऐसे में लिखते आ रहे हैं, जब हमें किसानों पे ऐसे लिखना होता था कि हम जो है इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे निर्भर है, बारिश होगी तो खेती हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ऐसी किस्से कहानियां बचपन से सुनते आ रहे, कभी ना कभी बचपन में लिखा भी होगा ज्योग्राफी में या कहीं ऐसे वैसे में। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई जाए। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? नहरें खोदे, नहरें बनाए, या ट्यूबवेल वगैरह। ट्यूबवेल के लिए क्या दे? इलेक्ट्रिसिटी दे। तो जब तुम्हें समस्या पता लगेगी बेटा तभी तो समाधान ढूंढोगे। अब तुम बस जाकर डॉक्टर से कह दो डॉक्टर साहब तभी ठीक नहीं लग रही, और डॉक्टर साहब कहेंगे लो नीली लाल पीली गोली लो, खा लो, हो जाओगे सही, बिना कुछ जाने पहचाने, बिना कुछ समझे। अरे भाई पहले समस्या तो पता हो तुम्हारी, दवाई तो उस हिसाब की दी जाएगी ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है बेटा। अगर नहीं पढ़ना जिन्हें वोट के बाहर चले जा सकते हो,
सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग? मतलब केवल अपने खुद के इस्तेमाल के लिए फसल उगाना। अब ऐसे सोचो मैं किसान हूं और मैं केवल गेहूं उगाता हूं, वो भी उतना मेरी जरूरत के हिसाब से, मेरा काम पूरा हो जाए। अबे तो भैया मेरी और जरूरतें कहां से पूरी होंगी? केवल गेहूं खा के जिंदा रह लूंगा क्या? और बाकी 4 जरूरत भी तो है बेसिक नेसेसिटी में, तो कहां से पूरी करूंगा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या जरूरी है कि भैया हम लोग इतना फसल उगाएं कि हम अपनी जरूरत पूरी करने के बाद बाकी सरप्लस फसल बाजार में बेचें, जिससे पैसा मिले और उस पैसे से हम बाकी जरूरत पूरी करें। तो उसके लिए जरूरत क्या है? प्रोडक्शन बढ़े। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम में ही आगे के चैप्टर के स्टेप छुपे हुए हैं। आउटडेटेड टेक्निक, भाई खेती करने के लिए बहुत ही पुराने टेक्निक, उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लो ही तो बनी रहेगी। अच्छा एक बात सुनो, मैं कहीं नौकरी करता हूं, मुझे टाइम बोला जाता है 9 से 5, तनख्वाह 50,000 रुपए। अब ईमानदारी से बताना, मैं जब नौकरी में जाऊंगा तो मैं मालिक का भला सोचकर जाऊंगा या बस अपने 50,000 को सोचकर जाऊंगा? मुझे मतलब है कि मालिक को फायदा हो रहा है, नुकसान। अगर मालिक का काम रुकता है 5 बजे के बाद भी जरूरत है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो रुकूंगा। सेम बात जब जमींदारी सिस्टम था तो भैया जमींदार सारे बन गए खेतों के मालिक, है ना? और किसान बेचारा केवल उसमें लेबर करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? लेबर करने के लिए आता है। अब किसान जो भी उड़ाता है उसमें सब कुछ तो अधिकतर जमींदार ले जाता है, थोड़ा बहुत किसानों के लिए छोड़ता है। तो किसान काहे को जरूरत से ज्यादा मेहनत करे उस पर? जब उस मेहनत का किसान को कुछ मिलना नहीं तो किसान जरूरत से ज्यादा मेहनत क्यों करे उस पर? बेटा देखना मेरी चाबी दिख रही है। बेटा सुन लो, दूसरी बात, किसानों का भाई जरूरत से ज्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उनमें काम करने की एनर्जी कहां से बचेगी? और काम करने की दिमाग से जो एक तरीके से कहते हैं मोटिवेशन, वो भी क्या होगा? खत्म होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। फार्मर को हमेशा क्या करा जाता था? बुरे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन कर लिया जाता था। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग, अब किसी पे अपने खेत थे भी तो बहुत छोटे खेत थे, इतने छोटे खेत थे कि उनसे अपनी जरूरत पूरी भी ना हो सके। और फिर जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई वो खेत और छोटे हो जाते थे। आज किसी पे 4 बीघे का खेत है, 4 बालक हुए, एक एक बीघे बढ़ गया, फिर उनके 4 बालक हुए, अबे 250-250 गज के प्लॉटों पे क्या खेती करोगे? है ना, स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो ये सब प्रॉब्लम अगर हम नहीं जानेंगे तो बेटा हम किसानों की स्थिति सुधारने के लिए स्टेप कैसे लेंगे? तो सबसे पहली मेन प्रॉब्लम जो थी वो थी लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई डिपेंडेंसी ऑफ रेनफॉल, कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे मेन थी। सब्सिस्टेंस तो भैया उनकी खुद की कमी है ना, वो क्यों नहीं कर रहे एक्स्ट्रा मेहनत? आउटडेटेड टेक्निक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ ही जुड़ जाएगी, चलो, है ना? और ये दोनों एक साथ ही हो जाएंगी कवर। अब इन कमियों को दूर करने को ध्यान में रखते हुए सरकार को आगे स्टेप लेने थे कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना शुरू। तो सबसे पहला काम था लैंड रिफॉर्म। पहले तो इन जमींदारों ने जो आतंक काट रखा है ना, लोगों को लूट के, नोट खसोट के, भाई किसानों को आत्महत्या में मजबूर कर करके, जो अंग्रेजों के समय पर जमीन के मालिक बन के बैठ गए, जबकि जमीन उनकी थी नहीं।
ठीक है, तो उनसे जमीन वापस ली जाए, और जो किसान गरीब है जो उस पे इतने सालों से खेती कर रहा है जिसका परिवार, उसे दी जाए। तो सबसे पहला मेजरमेंट क्या था टू प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर? तो वो पहला मेजरमेंट था लैंड रिफॉर्म। भैया या तो लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन दोनों में से 3 से 6 का क्वेश्चन बनता है। हो सकता है 3 का 1 का दे दें, 6 का 1 का दे दें, हो सकता है दोनों के दोनों क्वेश्चन भी दिख जाए। तो दोनों से क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है 100%। बस ये है कि दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों आए ये कंपल्सरी नहीं, पर एक जरूर आएगा, ये पक्की गारंटी है। और ये बात आप लोग जानते हैं, अगर मैंने किसी क्वेश्चन को कहा आएगा तो मतलब वो आता है, ठीक है, 100% आएगा इसमें से। अब आज पढ़ रहे हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या था? केवल इतना ही नहीं, लैंड रिफॉर्म का मतलब था एक तरीके से ओनरशिप को रीजज करना कि जो उसके मालिक बने बैठे हैं वो सही मायने में उसके मालिक हैं या नहीं है। अब हो सकता है ज्यादा जमीन है तो थोड़ी सी छोड़ के बाकी छीन ली, हो सकता है सारी छीन ली, हो सकता है कुछ भी ना छीने। ऐसा कोई ना गए और छीन के आ गए, एनालाइज भी तो करोगे। लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रेफर टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जरूरत थी लैंड रिफॉर्म की कंट्री में, कारण बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो इसके अंदर 2 टूल अपनाए गए। पहला टूल ए एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। हाँ भाई, सरकार के और किसानों के बीच में कौन था बेसिकली इंटरमीडिएटर? जमींदार थे, जो अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट थे, उन्हें बीच में से हटाना। तो इंडिया गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू एबॉलिश इंटरमीडिएटरीज एंड मेक टिलर द ओनर ऑफ लैंड, ठीक है। इसके पीछे एम क्या था? द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज द ओनरशिप ऑफ लैंड वुड बी गिवन एज इंसेंटिव टू एक्चुअल टिलर। मतलब उन लोगों को दो जो उस पर खेती करते हैं, जब वो अपनी जमीन पे खेती करेंगे तो और मेहनत से करेंगे और लगन से करेंगे कि अब जो उगेगा हमारे पास रहेगा, जमींदार नहीं छीन लेगा, है ना। तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, गरीबी भी दूर होगी, है ना। टेनेंट को कोई भी इंसेंटिव नहीं देना। क्यों? टेनेंट ने कुछ करा ही नहीं जब जमीन की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, तो किस बात का टेनेंट है वो? किस बात का वो है? जमींदार है वो। दूसरा, करीबन 200 लाख टेनेंट यानी 200 लाख जमींदार, ये तो कुछ गलत लिख रहा है। हाँ, वो ये कह रहा है कि जमींदारों के हटने से तकरीबन 2 करोड़ किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आए। टेनेंट मतलब किराएदार, सही है। पर क्या ये लैंड रिफॉर्म पूरी तरह सक्सेसफुल रहा? भाई, पुराने जमाने में कोई योजना सक्सेसफुल नहीं होती थी, बस कागजों में सक्सेसफुल होती थी वो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो सब पॉलिटिकली भ्रष्टाचार के बेड़ चढ़ जाती थी। आधे से ज्यादा जमींदार तो खुद मंत्री थे, आधे से ज्यादा मंत्री वो तो खुद सरकार के अंदर किसी ना किसी कार्य पे वो थे। तो तुम्हें लगता है उन्होंने अपनी जमीन जान दी होगी किसी भी हालत में? नहीं, कोई ना कोई फ्रॉड करे होंगे, जमीन बांट दी होगी रिश्तेदारों के नाम से, झूठी केस लड़ लिए होंगे, कानून में कमियां होंगी, उनका फायदा लिया होगा। यही चीजें लिखी है। इन सम एरिया फॉर्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ लूपहोल ऑफ लेजिस्लेशन। सम एरिया टेनेंट ने, जमींदारों ने खुद घोषित कर दिया, भैया हम तो खुद ही किसान हैं, हम ही खेती करते हैं, जमीन क्यों छीन दो फिर हमसे। और ओनरशिप ऑफ लैंड मिलने के बाद भी गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? बीज भी तो चाहिए, खाली खेत में कोई ना खेती हो जाएगी, फर्टिलाइजर भी तो चाहिए, पेस्टिसाइड भी तो चाहिए, उसके लिए पैसा कहां है? सही है। लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग हो गया बी एलिमेंट, लैंड रिफॉर्म का बी एलिमेंट, बी पॉइंट, लैंड सीलिंग। सील मतलब लिमिट तय करना। लैंड सीलिंग का मतलब सरकार ने एक लिमिट तय करी
कि एक आदमी पे मैक्सिमम इससे ज्यादा लिमिट जमीन नहीं होगी, जिसमें भी एक लिमिट से ज्यादा जमीन है वो उससे छीन ली जाएगी और उन्हें दे दी जाएगी जिन पे कोई जमीन नहीं है। आपको लगता है ये ठीक कामयाब था? अगर होता तो आज हमारे सामने ऐसे लोग कैसे आते हैं, किसी में 500 बीघी की जमीन, किसी में 1000 बीघी की जमीन, जबकि वो जमीन बढ़ती हुई भी आ रही होगी कई सालों से भाइयों। तो ऐसे केस कैसे, यानी ये भी फेल हुआ। इसका मतलब था बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट एंड अलॉटेड टू लैंडलेस कल्टीवेटर्स। खत्म। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इक्विटी प्रमोट करना। लेकिन लैंड रिफॉर्म जनरली सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, केवल ये कुछ एरियो में सक्सेसफुल हुआ। पता है वो 2 एरिया कौन से हैं? ध्यान देना, क्या खूबी है इन 2 एरियो की। यहां पर आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बाकी देश में तो पूरे में एक ही सरकार उसकी पार्टी थी। तो यहां पर उन्होंने ये जो कमियां थी इसकी उसे नहीं आने दी और जमींदारों से छीन करके जमीन सच में किसे दी? गरीब किसानों को। आज यहां तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में, अभी फिलहाल सुपर फास्ट मोड में मैं इसे खत्म कराऊंगा और उसके बाद जून में मैं कह ही चुका हूं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। चलिए